व्याकरण के वीडियो के इस भाग में हम लोग वर्ण विचार के व्यंजन को जानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने स्वरों की मात्राएं, स्वर के भेद आदि के बारे में जाना। इसका अर्थ यह होता है कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता है। इसकी संख्या मूल रूप से 33 है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें ड़ और ढ़ यह दोनों भी इसमें आते हैं, इसलिए इसकी संख्या कुछ विद्वान 35 बताते हैं। इसका विवेचन आगे किया गया है। 33 व्यंजनों को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम लोग जिसे वैसे अक्षरों को रखते हैं जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, अर्थात ओठ, दांत, तालू आदि को जिह्वा स्पर्श करे। जिह्वा उच्चारण में मूर्धा को भी स्पर्श करती है। तालू का अंदर का भाग मूर्धा कहलाता है। तो इसमें एक साथ 2 जगहों का स्पर्श होना, हवा जब रगड़ खा के कंठ से निकलती है और तालू को स्पर्श करते हुए निकलती है तो उसे कंठ तालु कहते हैं, और कंठ और ओष्ठ पर जब हवा रगड़ खा के निकलती है तो उसे कंठोष्ठ कहते हैं। तो हवा इस प्रकार से विभिन्न भागों को छूती है। इसमें जिह्वा का उच्चारण में महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, इसलिए ध्वनियों में जो भी अंतर होते हैं वह जिह्वा के स्पर्श के कारण से होता है, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 27 है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। जैसे कवर्ग में क से शुरू होता है इसलिए कवर्ग है, च में चौ से शुरू होता है इसलिए चवर्ग है, टवर्ग में ट से शुरू होता है इसलिए टवर्ग कहते हैं, तवर्ग में त से शुरू होता है इसलिए तवर्ग होता है, और प में पवर्ग है प से शुरू होता है। पहले में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से यह 27 व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। और र, ढ़ का भी उच्चारण में प्रयोग में लाया जाता है, और शब्दों के निर्माण में इनका प्रयोग भी होता है। इसीलिए 33 के स्थान पर टवर्ग के साथ में ही र, ढ़ को भी दर्शाया जाता है, इसलिए 33 के स्थान पर 35 व्यंजन बताए गए हैं। अंतस्थ में जैसा कि शाब्दिक अर्थ है अंतः और अस्थ, अर्थात जो अक्षर व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित रहते हैं यह अंतस्थ कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य के अनुसार से होता है, यहाँ बीच में स्थित होने का अभिप्राय है उनके उच्चारण से, जिनका उच्चारण स्वरों की तरह और व्यंजनों की तरह से होता है।
होते हैं वह व्यंजन, लेकिन उनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है, इसलिए इसे अंतःस्थ कहते हैं। य, र, ल और व यह अंतःस्थ व्यंजन है। इन वर्णों का उच्चारण ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन का होता है और ना ही इनका उच्चारण स्वरों का होता है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन में ऊष्म का मतलब है गर्म। जब हवा मुंह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है तथा इनके उच्चारण में हल्की सीटी सी आवाज़ आती है तो ऊष्मा मुख से बाहर निकलने के कारण इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यह है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो श तालव्य स में जिह्वा तालु को छूती है। श मूर्धन्य स में जिह्वा मूर्धा को छूती है। श और दंत स में जिह्वा दांत को छूती है। स। तो तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। और ह यह ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन में ऊष्मा मुख से रगड़ खा के बाहर निकलती है। संयुक्ताक्षर इसके बाद का भाग है। संयुक्ताक्षर जिसमें जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाते हैं और इनके मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण नए रूप में दिखता है, तो इसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर को अलग अलग से संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं। मिला हुआ अक्षर उसमें से दोनों के मिलने से एक नया रूप बनता है। देवनागरी लिपि में जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं और इनका रूप बदल जाता है तो यह एक अलग प्रकार से ही दिखते हैं, इसलिए संयुक्ताक्षर में 4 वर्ण माने गए हैं, बताए गए हैं, जो है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसमें अक्ष क और मूर्धन्य स के मिलने से बनता है। इसमें पहला अधूरा होता है और दूसरा पूरा होता है। हालांकि संयुक्त व्यंजन में भी पहला अधूरा और दूसरा पूरा होता है, लेकिन वहाँ पर दोनों वर्ण दिखता है। यहाँ दोनों वर्ण दिखता नहीं है, उसका रूप बदल जाता है। अगर यह कहा जाए कि संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या समानताएं हैं, तो वहाँ पर आप बताएं कि संयुक्ताक्षर में भी पहला वर्ण अधूरा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होता है। जब उसे विभाजित करते हैं तो उसका रूप वैसे ही दिखता है जैसे संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में वह दिखता है, पहला वर्ण अधूरा होता है और दूसरा पूरा होता है, जैसे त्व, त। इस अनुसार से जब भी कहेंगे आधा क और त दोनों मिला हुआ दिखता है। व्यक्ति में लिखेंगे देखेंगे वह वहाँ दोनों साथ में दिखता है, तो वह संयुक्त व्यंजन है। वहाँ पर भी क आधा होता है और त पूरा होता है। वैसे ही क यहाँ आधा है और श पूरा है, उसके मिलने से क्ष बना है। ज और य के मिलने से, जिसमें ज अधूरा है और य पूरा है, के मिलने से ज्ञ बना है। और त और र के मिलने से त्र बना है, जिसमें त अधूरा है और र पूरा है। तालव्य स और र के मिलने से स्र बना है, जिसमें तालव्य स अधूरा है और र पूरा है। यह थे संयुक्ताक्षर। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाता है तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें व्यंजनों की मूल आकृति नजर आती है। यहाँ पर दोनों व्यंजन दिखते हैं, एक अधूरा और दूसरा पूरा। जब ऐसा रूप दिखे तो वह संयुक्ताक्षर ना होकर वह संयुक्त व्यंजन होता है। व्यंजन द्विवत्व, जब एक ही अक्षर 2 बार जिसकी पुनरावृत्ति की गई हो और इसमें पहले स्थान पर वह अधूरा हो और दूसरे स्थान पर पूरा हो, तो वैसी स्थिति में व्यंजन को द्विवत्व कहते हैं। दोबारा
उसकी पुनरावृत्ति होने के कारण से वह द्विवत्व कहलाता है। यहाँ समान समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। इसमें पहला स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। ऐसा व्यंजन द्विवत्व कहलाता है। जैसे बच्चा, मिट्टी, खट्टा। 90 यहाँ पर च संयुक्त है, ट संयुक्त है और ब संयुक्त है। इस प्रकार के व्यंजन द्विवत्व व्यंजन कहलाते हैं। इसके पश्चात अनुस्वार और अनुनासिक है। अनुस्वार स्वर के पीछे पीछे चलने के कारण इसे अनुस्वार कहते हैं। यह नासिक की ध्वनि है और इसमें वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर इसे प्रकट किया जाता है। जो व्यंजन है, व्यंजनों का जो 5वां वर्ण है, अंग, य, ण, न, म, इसके स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। यदि कवर्ग में व्यंजन के पहले अंग आता है तो उसे लिखने में स अनुस्वार और ख लिखते हैं। जब उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहाँ पर उस अनुस्वार को अंग के रूप में दिखलाया जाता है। उसी प्रकार से यों का प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे मंजन कहेंगे तो इस प्रकार से मंजन होगा म यों जो संयुक्त न, और इसे म अनुस्वार जो न मंजन भी लिखते हैं और ज़्यादातर यही प्रचलित है। जैसे डंडा कहेंगे तो ड ण संयुक्त, तो इसमें ण के स्थान पर बिंदु होता है और वह बिंदु पहले अक्षर के ऊपर में लगता है और वह इस प्रकार से लिखा जाएगा डंडा। तवर्ग का नौ, जैसे पंत कहते हैं, नौ तो संयुक्त है तो यहाँ पर नौ तो इसे अनुस्वार तो लिखा जाता है। तो अनुस्वार का प्रयोग इन स्थानों पर किया जाता है। म का प्रयोग जैसे प्रारंभ में म ब संयुक्त है, इसे इस प्रकार से प्रारंभ हिंदी में लिखते हैं। संबंध शब्द है जैसे स अनुस्वार, ब अनुस्वार, ध, जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तब होता है स अ के बाद म होता है, म हलंत, उसके बाद ब हलंत, अ हलंत, न होता है, न हलंत, उसके बाद ध हलंत अ होता है। यहाँ पर दोनों जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। पहला म के स्थान पर और दूसरा न के स्थान पर। अनुनासिक, इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ यह भी अनुनासिक, यह भी स्वर के बाद में आता है। और अनुस्वार अनुनासिक, इसमें चंद्र बिंदु, जैसे उसमें बिंदु होता है तो अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। वह चांद की आकृति होती है, उसके ऊपर में बिंदु लगाया जाता है। तो इन वर्णों के उच्चारण में नासिका की सहायता भी लेनी पड़ती है। मुख के साथ साथ नासिका, तो यहाँ पर नासिका यह मुख और नाक दोनों के साथ इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार में सिर्फ उसके उच्चारण में नासिका से ध्वनि बाहर निकलती है। दोनों में यही अंतर है, तो इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में जो मुख्य रूप से अंतर है, चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग भी आजकल किया जा रहा है, लेकिन उच्चारण में दोष तो आते ही हैं। हिंदी का स्वरूप भी खंडित होता है, इसलिए जहाँ चंद्रबिंदु लगाना हो वहाँ चंद्रबिंदु लगाए और जहाँ अनुस्वार लगाना हो वहाँ पर अनुस्वार लगाना ही उचित माना जाता है। अनुस्वार अन्य स्वरों और व्यंजनों के समान ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र न होकर नासिक के स्वर में मिल जाती है।
अनुस्वार का उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। अनुस्वार धीमी ध्वनि है और अनुनासिक तीव्र ध्वनि है। जैसे दंत कहते हैं तो उसमें द में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और दांत कहते हैं तो उसमें चंद्र बिंदु लगता है। संस्कृत शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आता है उसका उच्चारण म हलंत के समान होता है। जैसे स्वयं, एवं। चंद्र बिंदु का प्रयोग प्रायः अ, आ, उ पर ही किया जा सकता है। जैसे अंधेरा, आँख, ऊंचाई। मात्रा आने पर अनुस्वार ही नजर आता है। जैसे सींचना, नहीं। जब बाकी मात्राएं हों तो उसमें सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। हलंत एक व्यंजन में लगाया जाने वाला एक तिरछी रेखा है, जो व्यंजन के नीचे यह दर्शाने के लिए बताई जाती है कि इस व्यंजन में जो स्वर की मात्रा नहीं लगाई गई है। एक तिरछी रेखा होती है जिसे लगाकर तब लिखते हैं जब हम विच्छेद करते हैं तो उसे अलग अलग दिखलाने के लिए उन मात्राओं के साथ में उन स्वरों को दर्शाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर अवश्य होता है। अगर कोई अन्य मात्रा नहीं है तो उसमें अ अवश्य लगा होता है, क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। जब उसे स्वर से अलग दिखाने की आवश्यकता होती है तो हम उसे एक तिरछी रेखा के रूप में दिखलाते हैं। और ज़्यादातर यह संस्कृत शब्दों के अंत में लगता है। हिंदी में अंतिम व्यंजन और रहित होने पर इसके नीचे नहीं लगाया जाता है। उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं में इसका प्रयोग नहीं होता है। विसर्ग, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है। इसका चिन्ह दो बिंदु सामने है, इस प्रकार से होता है। विसर्ग अक्षर के बगल में लगता है, दाईं ओर, अक्षर के दाईं ओर यह दो बिंदु ऊपर नीचे लगाया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग वहीं होता है जहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे प्रायः, अतः। लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अब धीरे धीरे इसका प्रयोग समाप्त होते जा रहा है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ पदों में विसर्ग का प्रयोग होता है। संधि में भी विसर्ग सहायक होता है, जैसे अधोगति। यहाँ पर अध और गति दो शब्दों के मिलने से यह शब्द बना है, तो यहाँ संधि में भी विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे वयोवृद्ध, वयः और वृद्ध, तो इस जगह पर विसर्ग को दर्शाया जाता है। उर्दू की ध्वनि, जिसे नुक्ता कहते हैं, उर्दू की 5 ध्वनियों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया है। जैसे ख, ख, ग, ज, फ। तो इसमें नुक्ता लगने से उस वर्ण का उच्चारण बदल जाता है। उर्दू और फारसी के शब्दों को में जब इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो इसमें अक्षर के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। हिंदी में केवल ज और फ वाले नुक्ता का ही प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है, और इनका प्रयोग ना करने पर शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे सजा
और सजा। फन, फन और फन, जरा और ज़रा। तो नीचे जो बिंदु होता है यानी नुक्ता, नुक्ता लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सजा कहते हैं तो सजाने को सजा कहते हैं, और सजा अगर है तो वह सजा अर्थात दंड है। फन, फन मतलब होता है सर्प का फन, और फन मतलब होता है जो वह कुशलता। जरा मतलब बुढ़ापा होता है, और ज़रा मतलब थोड़ा सा। तो इस प्रकार के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। ज, यह दंत्य संघर्षी ऊष्म ध्वनि है। इसका उच्चारण जिह्वा के अगले भाग मसूड़े के अग्रभाग को धीरे से छूता है। जैसे रोज़, जंग, फर्ज, सजा, जरा आदि। फ, यह दंत्य ओष्ठ ध्वनि है। इसके उच्चारण में होठ दांत से पूरी तरह स्पर्श नहीं, ओठ दांत को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का स्पर्श करते हैं ताकि हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकले। जैसे दफा, नफरत, बर्फ, शरीफ। इसमें दांत को होठ हल्का स्पर्श करते हैं जिससे हवा बाहर निकल सके। और ज के उच्चारण में जो दंत संघर्षी ऊष्म ध्वनि है, इसमें जिह्वा का अगला भाग मसूड़े के अग्रभाग को धीरे से छूता है। अंग्रेजी से आए गए अक्षरों को लोग आगत स्वर कहते हैं। जिस प्रकार उर्दू भाषा की ध्वनि का प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उसी प्रकार से अंग्रेजी के अनेक संज्ञा शब्द हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, मानो वह हिंदी के ही हों। अंग्रेजी भाषा की ऐसी ही ध्वनि है आगत ध्वनि, जिसमें आ के ऊपर चंद्र की मात्रा लगाई जाती है। जैसे कहते हैं ऑफिस, हॉल, मॉडर्न, बॉल, फॉर्म, कॉलेज, गॉड, डॉक्टर। इन सभी में ऊपर चंद्र की मात्राएं लगाई गई हैं। वह मात्रा आगत स्वर कहलाती है। अंग्रेजी के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए इसे हिंदी में स्वीकार किया गया है, इसलिए यह आगत स्वर के रूप में यह जानी जाती है। वीडियो के अगले भाग में हम लोग वर्णों के उच्चारण को जानेंगे, जिसमें होगा ज़्यादातर व्यंजनों का उच्चारण होगा और इसमें संयुक्त व्यंजन के भी उच्चारण होंगे तथा इसके पश्चात वर्ण विच्छेद होंगे। धन्यवाद।